हमारी पिछली चर्चा में हमने इनकम टैक्स के अवलोकन के बारे में बताया और विभिन्न संबंधित विषयों का पता लगाया। जैसा कि पहले बताया गया है, इनकम टैक्स के नियम और विनियम लगातार परिवर्तनों के अधीन होते हैं। इसलिए हम इनकम टैक्स को व्यापक स्तर पर समझने का लक्ष्य अपने सामने रखेंगे। इस सत्र में हम प्रासंगिक उदाहरणों का इस्तेमाल करके विशिष्ट इनकम टैक्स से संबंधित विषयों के बारे में समझाने का इरादा रखते हैं। आज हम अपने मित्र और सहयोगी राजेंद्र पाटिल से संबंधित इनकम टैक्स कंप्यूटेशन शीट पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारा उद्देश्य इनकम टैक्स से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं की गहरी समझ हासिल करना है। राजेंद्र सप्ताह के दौरान एक नियमित नौकरी करते हैं और अतिरिक्त इनकम हासिल करने के लिए सप्ताह अंत पर फ्रीलांसर का काम करते हैं। उन्हें होम लोन, निवेश और विभिन्न खर्चे भी दिखाने हैं, जिनमें से सभी संभावित रूप से छूट और कटौती के माध्यम से उनकी टैक्स योग्य इनकम को कम कर सकते हैं। अब राजेंद्र की इनकम पर गहराई से नजर डालते हैं। जब इनकम की बात आती है तो 1965 का इनकम टैक्स एक्ट इसे 5 अलग-अलग प्रकारों में बांटता है। पहली श्रेणी है सैलरी या पेंशन से इनकम। श्री राजेंद्र की बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन 7,50,000 रुपए है। वे सेक्शन 16 IA के तहत 50,000 रुपए की मानक कटौती के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त नियोक्ता की ओर से एक पेशा टैक्स कटौती है जो 2,500 रुपए है। इसलिए सैलरी से इनकम श्रेणी के तहत टैक्स के अधीन शुद्ध इनकम 6,97,500 रुपए है। दूसरी इनकम श्रेणी घर की संपत्ति से इनकम है। अगर आप अपने स्वामित्व वाली संपत्ति से किराए की इनकम पाते हैं तो यह टैक्सेशन के अधीन है। इसमें घर, भवन, कार्यालय स्थान, पार्किंग स्थल या किसी अन्य प्रकार की अचल संपत्ति शामिल है। यह टैक्स चालू वित्त वर्षों के लिए वार्षिक संपत्ति मूल्य पर आधारित है। अगर आपके पास होम लोन है तो आप 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट या कटौती का दावा कर सकते हैं। राजेंद्र के मामले में उन्होंने अपने होम लोन के लिए 2,09,411 रुपए का भुगतान किया और इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार वे 2 लाख रुपए तक की छूट के पात्र हैं। तीसरी इनकम श्रेणी है व्यवसाय या पेशे से इनकम। शुरू करने के लिए आइए व्यवसाय और पेशे के बीच अंतर को समझें। व्यवसाय लाभ कमाने के इरादे से की गई किसी भी आर्थिक गतिविधि से संबंधित होता है। अतिरिक्त गतिविधियों में व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, खरीद फरोख्त या किसी अन्य व्यवसाय जैसी गतिविधियों के लिए जैसे विभिन्न प्रयास शामिल है। दूसरी ओर पेशे में उनकी विशेषता और ज्ञान के आधार पर सेवाएं देने वाले व्यक्ति शामिल है। इस श्रेणी में चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य जैसे पेशे शामिल है। इस संदर्भ में किसी व्यक्ति को मिली कोई भी लाभ और लाभ व्यवसाय या पेशे से इनकम श्रेणी के तहत टैक्सेशन के अधीन है। श्री राजेंद्र के मामले में वे एक फ्रीलांसर के रूप में भी काम करते हैं। जैसे कि कंप्यूटेशन शीट में बताया गया है, इस श्रेणी के अंतर्गत टैक्सेशन के अधीन कुल लाभ 5,85,000 रुपए है। चौथी इनकम श्रेणी है पूंजीगत लाभ से इनकम, यानी शेयर बाजार निवेश, म्यूचुअल फंड, FD, ब्याज आदि। अगर आप राजेंद्र की कंप्यूटेशन शीट पर एक नज़र डालते हैं तो देखेंगे कि वे स्टॉक खरीदने और बेचने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से 3,091 रुपए का अल्पकालिक पूंजीगत लाभ हुआ। यह राशि 15% की दर से टैक्सेशन के अधीन है।
जो 463.65 रुपये बनती है, जिसे उसे टैक्स के रूप में भुगतान करना होता है। पांचवी इनकम श्रेणी है अन्य स्रोत से इनकम, यानी लाभांश, लॉटरी, उपहार आदि। राजेंद्र को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्टॉक निवेश, लाभांश और सावधि जमा यानी एफडी पर ब्याज से कुल 28,302 रुपये की इनकम मिली। सभी 5 श्रेणियों से इनकम टैक्सेशन के अधीन है। अब सेक्शन 80 के तहत टैक्स योग्य इनकम पर कटौती या छूट की संभावनाओं का पता लगाते हैं। पहला, सेक्शन 80C। सेक्शन 80C निवेश और खर्चों की एक श्रृंखला देती है जो कटौती के योग्य है। इनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ, 5 साल का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, सुकन्या समृद्धि स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस और नाबार्ड बॉन्ड्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी जीवन बीमा पॉलिसियों, बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस, होम लोन की मूल राशि की रीपेमेंट और घर की संपत्ति के लिए पंजीकरण शुल्क और स्टैम्प ड्यूटी के लिए किए गए भुगतान के लिए कटौती का दावा कर सकता है। इस सेक्शन के तहत उपलब्ध कटौतियों की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। हालांकि श्री राजेंद्र के मामले में, जैसा कि कंप्यूटेशनल शीट में दिखाया गया है, सेक्शन 80 के अंतर्गत उनका कुल योग्य निवेश 2,85,000 रुपये है। इसके बावजूद सेक्शन 80C के तहत स्वीकृत अधिकतम कटौती 1.5 लाख रुपए तक सीमित है। दूसरा, सेक्शन 80E। सेक्शन 80E ऐसे किसी भी भारतीय नागरिक के लिए कटौती देता है जो अपने लिए, अपने पति या पत्नी, अपने बच्चों या किसी ऐसे छात्र के लिए शिक्षा लोन लेता है जिसका वह कानूनी अभिभावक है। श्री राजेंद्र के मामले में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 23,500 रुपये का ब्याज चुकाया, जिसके लिए वे सेक्शन 80E के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। तीसरा, सेक्शन 80D। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बनाए रखने पर होने वाला खर्च सेक्शन 80D के तहत दावों का पात्र है। श्री राजेंद्र के मामलों में उन्होंने 60 वर्ष से अधिक के अपने माता-पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 55,000 रुपये का भुगतान किया। हालांकि इस श्रेणी में अधिकतम कटौती की स्वीकृति 50,000 रुपये तक सीमित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने और अपने पति या पत्नी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान किया, जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस मामलों में अधिकतम कटौती की स्वीकृति 25,000 रुपये तक सीमित है। इसलिए सेक्शन 80D के तहत उनके लिए उपलब्ध कुल कटौती 75,000 रुपये है। उनके माता-पिता के लिए 50,000 रुपये और उनके जीवन साथी के लिए 25,000 रुपये। चौथा, सेक्शन 80G। किसी भी फंड या संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट को दान के रूप में टैक्सपेयर की ओर से भुगतान की गई राशि के लिए कटौती की अनुमति है। सभी दान को इनकम टैक्स एक्ट के तहत समान नहीं माना जाता है। कुछ फंड और संस्थानों को दिया गया दान बिना किसी योग्यता सीमा के 100% या 50% कटौती के लिए क्वालिफाई होता है। लागू टैक्स दर आपकी इनकम श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाती है और फाइनल टैक्सेबल राशि पर लागू होता है। इस फाइनल टैक्सेबल राशि की गणना आपकी कुल आय से सभी कटौतियों और छूटों पर विचार करने के बाद की जाती है। टैक्सेबल इनकम यानी कुल इनकम माइनस कटौती माइनस छूट। राजेंद्र की कुल टैक्स देनदारी 88,841 रुपये है। वे पहले ही 67,000 रुपये के एडवांस टैक्स का भुगतान कर चुके हैं और स्वमूल्यांकन टैक्स के रूप में अतिरिक्त 21,841 रुपये का भुगतान भी कर चुके हैं। नतीजतन इस
वित्तीय वर्ष में राजेंद्र के लिए कोई शेष टैक्स राशि बकाया नहीं है। आइए देखें कि इनकम टैक्स कंप्यूटेशन पर ऊपर की गई चर्चा से आप कितना समझे हैं। प्रश्न 1, इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम की 5 श्रेणियों को सूचीबद्ध करें। उत्तर: पहला, सैलरी यानी वेतन से इनकम। दूसरा, घर की संपत्ति से इनकम। तीसरा, व्यवसाय या पेशे से इनकम। चौथा, पूंजीगत लाभ से इनकम यानी शेयर बाजार निवेश, म्यूचुअल फंड, एफडी, ब्याज आदि। पांचवा, अन्य स्रोत से इनकम यानी लाभांश, लॉटरी, उपहार आदि। प्रश्न 2, अगर आपके पास फिलहाल एक सक्रिय होम लोन है तो क्या आपकी टैक्सेबल इनकम पर विशिष्ट कटौती या छूट के लिए क्वालिफाई होना संभव है? विकल्प अ, हाँ। विकल्प ब, नहीं। उत्तर: विकल्प अ। अगर आपको यह वीडियो उपयुक्त लगा हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं।